नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के इस कड़ी में कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं फिर भी यह आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आम लोगों के लिए है। यदि आप कंपटीशन के छात्र हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम लोग बहुत विस्तृत ढंग से इसका अध्ययन करेंगे। कुषाण वंश प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश पैदा हुआ, जिसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उत्तरी भारत के अधिकांश भाग तथा अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित थे। यह पहला ऐसा वंश है कुषाण वंश जो अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण करता था। यानी कुषाण वंश के समय में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कंधार और चीन तक इसके साम्राज्य फैले हुए थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय संस्कृति के इतिहास में कुषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुषाणों के संरक्षण में भारत ने धर्म, कला, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। अगले पेज पर हम देखते हैं तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार के लिए मध्य तथा पूर्वी एशिया के द्वार खोले गए। कुषाणों ने उन परिस्थितियों में लगातार 2 सदियों तक उत्तर भारत में शासन किया जिन परिस्थितियों में शुंग, कड़ु, सातवाहन स्थिर शासन के संचालन में असफल रहे थे। फिर भी इन्होंने एक सफल शासन का संचालन किया था कुषाणों ने। कुषाणों के बारे में अगर हम बात करें तो कुषाणों के बारे में यह माना जाता है कि कुषाण जो है ये चीन से होकर के आए थे। कहाँ से आए थे? चीन से होकर के आए थे। चीन में एक जाति रहती थी जो कहलाई थी यूची जाति। कौन सी जाति? यूची जाति। यही यूची जाति वहां से भाग के आई थी और जो यहाँ आकर के कुषाण काल कहलाई। आगे जानते हैं तो इनका पहला जो शासक हुआ वो कहलाया कुजुलकड-फिसेसस। कुषाणों का पहला शासक कौन था? कुजुलकड-फिसेसस। इसी को इसका संस्थापक कहा जाएगा। भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कुजुलकड-फिसेसस था। उसके शासनकाल के आरंभ में उसने काबुल घाटी के यूनानियों को पराजित किया तथा उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद पार्थियन, पहलव को पराजित किया और गंधार तथा दक्षिणी अफगानिस्तान पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसने अपने सिक्कों को रोमन सम्राट अगस्त के सिक्कों के अनुरूप चलाया था। ये पीजीटी में पूछा गया था, ध्यान रखना है कि किस शासक ने अपने सिक्के रोमन सम्राट की तरह चलाए थे। तो कुषाण शासक कुजुलकड-फिसेसस ने अपने सिक्के रोमन सम्राट अगस्त के सिक्कों के अनुरूप चलाए थे। कुजुलकड-फिसेसस 45 से लेकर 78 ईस्वी तक शासन करता है। उसके राज्य में काबुल, गंधार, बैक्टीरिया, बलूचिस्तान आदि क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो बिमकड-फिसेसस अगला शासक बनता है। बिमकड-फिसेसस के समय की बात करें तो जब कुजुलकड-फिसेसस की मृत्यु 78 ईसा पूर्व में हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र बिमकड-फिसेसस शासक बनता है। उसने पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को जीता। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उसने कुषाण साम्राज्य को पूर्व में बनारस तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तारित कर दिया था। बिमकड-फिसेसस ने देवपुत्र तथा सम्राटों के सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? बिमकड-फिसेसस ने। उसके बाद है, आगे देखते हैं हम लोग, तो उसके सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि वह शैव धर्म को मानने वाला था और उसने 78 से 110 ईस्वी तक शासन किया। अब यहीं पर एक बात और देख लेते हैं। पहला शासक जो हुआ वो हुआ कुजुलकड-फिसेसस, वो बौद्ध धर्म को मानता था दोस्तों। उसके बाद बिमकड-फिसेसस जो शैव धर्म को मानता था, इसने देवपुत्र की उपाधि धारण की, सम्राटों के सम्राट की भी उपाधि धारण की थी। इसके बाद में कनिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को अपनाया था? तो महायान शाखा को। कनिष्क के जीवन से संबद्ध कोई भी पुष्ट सामग्री तो जो है नहीं प्राप्त हो पाती। फिर भी जो इतिहासकार हैं वे इसके विषय में भिन्न भिन्न विचार अपना रखते हैं। अब कैसे रखते हैं आइए देखते हैं। तो कुषाण लेखों से ज्ञात होता है कि कनिष्क काल के 98वें वर्ष में
वासुदेव मथुरा पर शासन कर रहा था। परंतु गुप्त अभिलेखों से निष्कर्ष निकलता है कि मथुरा इस समय गुप्तों के अधिकार में था। यानी कि जिस समय वासुदेव मथुरा पर शासन कर रहा था, कुषाण अभिलेख कहते हैं, तो गुप्त अभिलेख कहते हैं कि नहीं, उस समय तो मथुरा पर गुप्त शासन कर रहे थे। इन सब के बावजूद 78 ईसा पूर्व में ये माना जाता है कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और फिर उसने शक संवत स्टार्ट किया था। कनिष्क एक महान विजेता था, उसने कड़फिसेसस साम्राज्य को बहुत विस्तार प्रदान किया था। अगला हम देखते हैं, तो उसने 78 ईस्वी में उसका राज्यारोहण हुआ। इसके उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया था। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है, तो शक संवत है। कब प्रारंभ हुआ? 78 में। यह चैत्र से प्रारंभ होता है। चैत्र का मतलब 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। फिर दूसरी बात यहीं पर ध्यान देना है कि जो इनसे पहले का सम्राट हुआ बिम कड़फिसेसस, उसने रोमन सम्राट की तरह सिक्के चलाए। इसके बाद जो कनिष्क हुआ, इसने रोमन सम्राट की तरह सिक्के नहीं चलवाए, बल्कि रोमन सम्राट कैसर की उपाधि या सीजर की उपाधि धारण करते थे। आपने पढ़ा होगा जूलियस सीजर वाली घटना, धारण करते थे। तो इसने भी धारण किया तथा शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की थी। एक बात यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि क्षत्रप शासन प्रणाली किसके समय में थी, तो वह शकों के समय में थी। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पेशावर थी। कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पेशावर को बनाया था। आगे हम देखते हैं, तो इसने दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था, मथुरा को बनाया था। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसके समय में, कनिष्क के समय में। और उसकी अध्यक्षता की बात की जाए कि अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो चतुर्थ के जो अध्यक्षता थी वसुमित्र ने की, वो कनिष्क के समय में हुआ। हम बात करते हैं पहला किसके समय में हुआ, तो अजातशत्रु के समय में। दूसरा किसके समय में हुआ, कालाशोक के समय में। तीसरा किसके समय में हुआ, अशोक के समय में। अब चौथा किसके समय में हुआ, तो कनिष्क के समय में हुआ था। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, तो इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागा अर्जुन जैसे विद्वान रहते थे और चरक जैसे चिकित्सक रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप यह लिखेंगे एग्जाम में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा कि जो पार्श्व थे, जो अश्वघोष थे, जो वसुमित्र थे, जो नागा अर्जुन थे, ये किसके दरबारी थे, तो ये कुषाण वंश के शासक चरक के, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी थे। और उन्हीं के समय में हुए चरक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था चरक संहिता, ये किससे संबंधित है, ये उस समय के एक चिकित्सक थे। और ये शिष्य किसके थे, चरक, तो सुश्रुत के एक शिष्य थे। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आगे आइए देखते हैं, कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्ति कला की गांधार एवं मथुरा कला शैली का जन्म हुआ था। अब गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का जन्म किसके समय में हुआ, तो कुषाणों के समय में। किस कुषाण के समय में, तो कनिष्क के समय में। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में अंतर क्या है, यह जान लेते हैं। तो मथुरा कला शैली में बुद्ध की भावात्मक चित्र बनाई गई है और गांधार कला शैली में भावात्मक चित्र न बना करके अभिव्यक्ति की तरह से चित्र बनाया गया है। रोमन की तरह बुद्ध को इसमें दिखाया गया है। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। कुक्कुट मतलब मुर्गा भी ले गया था। महास्थान एक जगह है बोगरा में, जहां पर पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति प्राप्त होती है। वहां से मुद्रा पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति प्राप्त होती है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोंगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मथुरा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में कनिष्क का चीन के शासक पांचाओं के साथ युद्ध हुआ था। यह बड़ा रोचक घटना है। बात क्या है, क्यों हुआ था आखिर चीन से युद्ध, और ये पहला ऐसा शासक था जिसने चीन को भी जीत करके और भारत में मिलाने की चेष्टा की थी। दरअसल कनिष्क को चीन की राजकुमारी पसंद आ गई थी,
तो इसने अपना दूत भेजा चीन के राजा के पास। कौन थे? पांचाओ थे। वो नहीं माना, युद्ध हुआ। पहले युद्ध में कनिष्क पराजित हो जाता है और दूसरे युद्ध में कनिष्क ने फिर से चीन पे आक्रमण किया, जिसमें उसकी विजय होती है और वो चीन को जीत लेता है। कनिष्क को भारत का दूसरा अशोक कहा जाता है। इसके दरबार के प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं अश्वघोष, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे तथा उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने बुद्धचरित तथा सूत्रालंकार की रचना की है। आगे देखते हैं तो वसुमित्र, जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है महाविभाष्य शास्त्र। महाविभाष्य शास्त्र किसकी रचना है? वसुमित्र की रचना है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध जातकों से संबंधित है। अब जातक क्या हैं? तो जातक वे ग्रंथ हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी लिखी गई है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में लिखी गई है? जातक में लिखी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुबिस्क हुआ। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? हुबिस्क हुआ है। उसने कश्मीर में हुबिस्कपुर या हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई थी, जिसका उल्लेख कल्हड़ की राजतरंगणी में भी किया गया है। उसके सिक्के पर शिव, स्कंद तथा नंदी आदि के चित्र प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विष्णु का भी चित्र उसके सिक्कों पर मिलता है। वह संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथ से निकल गया था। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट कौन था? तो वासुदेव कनिष्क के कुल का अंतिम महान सम्राट था, यानी कुषाणों का अंतिम महान सम्राट कौन था? तो वह वासुदेव था। तो मित्रों, इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आप इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक और शेयर भी करेंगे।